नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप मुझे देख के थोड़े हैरान होंगे ना। ये मेरी नई साइकिल है। लास्ट ईयर मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, सीख रही हूँ। लेकिन मैं आज आपको वीडियो में और भी हैरान करने वाली हूँ। देखिए, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि लवासा जो है बहुत ही अद्भुत जगह है। लेकिन आज मैं ये बताने वाली हूँ कि अद्भुत जो है यहाँ के लोग भी हैं। एक ऐसे ही जाबाज अद्भुत व्यक्ति से, पर्सनालिटी से आपकी मैं मुलाकात करवाने वाली हूँ। और ये है साइकिलिंग के भीष्म पितामह जी। जब हमारा ना तो मोबाइल था, ना हमारा इंटरनेट था और ना ही हमारे पास जीपीएस था, उस टाइम के ये हमारे साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड टूर किया और आज तक जो है ये अपनी साइकिल पे है। तो बहुत ही रोमांचित होने वाला है और आप उनसे मिलिए। मुझे आज बहुत ही खुशी है कि चटपटी चाची चैनल पर पहली बार जो है महेंद्र कुमार जी, जो बहुत ही पुराने साइकिलिस्ट हैं, आज इस पर आए हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर महेंद्र कुमार जी। सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आपका ये साइकिल के साथ लव अफेयर शुरू कब हुआ? देखिए, साइकिल का लव अफेयर हर बच्चे का बचपन में ही शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद बचपन से आगे निकलने के बाद कुछ और घटनाएं ऐसी हो जाती है जिसमें जो आपके दिमाग में घुस जाती है। तो मेरे दिमाग में घुस गया कि मुझे जगहों को देखना है और उन जगहों को देखना है ज्यादा अच्छे से ग्राउंड लेवल पर। घूमने के लिए आप जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं और बीच की चीजें मिस करते हैं। मेरी जो दिली इच्छा थी, मैं उसको बीच की चीज भी देखना चाहता था। उसके लिए सबसे अच्छा मीडियम होता वॉकिंग, लेकिन वॉकिंग बहुत स्लो था। इसके लिए मैंने ऑप्ट किया साइकिलिंग, जो मेरा पहला पैशन था कि मैं साइकिल से घूमूं तो चीजें एक सही स्पीड में चलती है। उसकी जो साइकिल की जो स्पीड है 15 से 20 किलोमीटर तक की, इट्स अ वेरी कंड्यूसिव स्पीड टू ऑब्जर्व सराउंडिंग्स, टू सी द प्लेस, यू आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड। सो इसलिए मैंने ऑप्ट किया कि मैं साइकिल से घूमूं। तो पहला बताइए कि पहला आपका दौर कौन सा था साइकिल का? पहला दौर मेरा सबसे बार हुआ था कि मैंने ग्रेजुएशन के एग्जाम खत्म किए। मेरे पास 3 महीने का समय था और सबसे पहली बार मैं घर से बाहर निकल रहा था, तो मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। मैं दिल्ली से हूँ, तो हमने कहा सबसे पहले दिल्ली से नियरेस्ट टारगेट जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है ताजमहल। तो हमने कहा क्यों ना हम लोग दिल्ली से आगरा साइकिल पर जाए। बस वहाँ से जो जर्नी हमारी शुरू हुई है, वो इच्छा बढ़ती ही गई और अब तक खत्म नहीं हुई। बाय द वे, ये साल कौन सा था? 1977। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। फिर जो आपने इतने वर्ल्ड टूर लगाए हैं और इतनी कंट्रीज में घूमे हैं, थोड़ा वो भी बताइए कि वहाँ से आपकी 1977 से मैंने की साइकिलिंग करने के बाद मैं 80 में मैंने जॉब ज्वाइन किया। मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में आने के बाद मेरा जो सबसे पहला ट्रिप था साइकिल का, वो था 1984 में। मैं एक्चुअली में ग्रुप लेके गया था बॉम्बे से, 39 लोगों का, बॉम्बे से दिल्ली। टारगेट मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ा फिक्स कर दिया, क्योंकि साइकिल पे घूमने का तब तक इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि दिस इज आई एम एंजॉयिंग। तो टारगेट मेरा था कि मैं पहले हिंदुस्तान घूमूं, उसके बाद वर्ल्ड घूमूं। तो 1984 में मैं जब बॉम्बे से दिल्ली गया, तो मुझे ये लग गया कि मैं एक बड़ा एक्सपीडिशन पे जा सकता। 84 को रखते रखते फिर मैं 1986 में बॉम्बे से ले गया।
लेह उस जमाने में वो जगह थी जिसका नाम लोगों ने सुना नहीं था। It was only a military township and very small village. वहाँ तक जाने के रास्ता भी वाया श्रीनगर अकेला था। अभी तो मनाली से भी रास्ता खुल गया है, लेकिन उस वक्त सिर्फ। तो हमने यहाँ से बॉम्बे से शुरू किया और हम लेह पहुँचे 1 महीने की साइकिलिंग के बाद। और उस वक्त हमारे पास साइकिलें बहुत रूडिमेंट्री थी, इतनी अच्छी साइकिलें नहीं होती। स्कूल के बस्ते जो होते हैं, स्कूल बैग्स को हमने अपना पैनियर बनाया है। और उस वक्त मतलब कि ये समझिए कि फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं था, खाली हमारा एक जज्बा था और एक इच्छा शक्ति थी कि हमको वहाँ तक ले। थोड़ा पागलपन भी था। You can say that because I'll tell you कि जब आप एक बार श्रीनगर वैली में घुस जाते हैं, सोनमर्ग पार करने के बाद जब ले जाने के लिए आपको सबसे पहला पास पार करना पड़ता है, जिसका नाम है जोजिला पास। ये 1986 की बात बता रहा हूँ मैं। और जोजिला पास इतना दुर्गम पास है कि वहाँ पर आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड नहीं बना पाई। वो तभी भी कच्चा रास्ता था, आज भी कच्चा रास्ता। तो हम लोग यहाँ से जब साइकिल लेकर के गए सोनमर्ग ऑनवर्ड, इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड। जोजिला पास करने के बाद के बच्चे लोग जो हम गांव में मिलते थे, उन लोगों ने कार देखी थी, ट्रक देखा था, टेम्पो देखा था, उन लोगों ने साइकिल नहीं देखी थी। उन्होंने साइकिल का दर्शन पहली बार किया। तो आप शायद पहले होंगे जो बॉम्बे टू ले जो है बाईसाइकिल पे। बिल्कुल, आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैंने जिसने साइकिल जोजिला पे पार किया। एंड इन 1986 हाईएस्ट रोड जो है पूरे वर्ल्ड का, खारडुंगला पास 17,775, वहां तक मैं साइकिल। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो जरा वो जो वर्ल्ड टूर लिया, जो कि उस पीरियड में कितना मुश्किल था। ना तो आपके पास मैप्स हैं, ना हमारे पास गूगल है, ना इंटरनेट है। तो आप वो वाली जर्नी बताइए, क्योंकि वो पीरियड था जब मारुति का इंट्रोडक्शन हो चुका था और सबकी एक ही डिजायर थी कि हमें मारुति 800 मिले। लेकिन आपकी डिजायर ये थी कि मुझे जो है साइकिल पर इंडिया से बाहर भी जाना। सही बताया आपने। जब 1986 में जब मैं लेह पहुंच गया, हाईएस्ट पास पार करके पहुंच गया, तो मेरे दिल में घुस गया कि अभी आई एम रेडी फॉर द वर्ल्ड। और उसकी प्लानिंग हमने तभी से 1986 से शुरू कर दी। नेचुरली जैसे आपने बताया कि उस वक्त ना तो गूगल था, ना और अदर इंफॉर्मेशन थी। फॉर एवरीथिंग आई हैव टू गो फिजिकली आइडेंटिफाई द प्लेसेस। तो उस दौरान मैंने प्लानिंग में, मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाता था, मैं अमेरिकन लाइब्रेरी जाता था, वहाँ पर बैठ के मैप्स देखता था, डेली रूट बनाता था। ये मेरा इनिशियल प्रोजेक्ट। उसके बाद में फिर मेरा डॉक्यूमेंटेशन का शुरू। डॉक्यूमेंटेशन हर मिनिस्ट्री से, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जिनसे भी मेरा था, वो मेरा लिखित था। I had to write them a letter, then I will receive a response in letter. So ये बहुत टाइम लेता था, but it was a very tedious process. It was sort of a, I will say, कि एक वर्ल्ड टूर शुरू होने के बाद जर्नी थी, एक वर्ल्ड टूर शुरू होने से पहले की जर्नी थी। महेंद्र, तुम जरा अपनी जर्नी बताओ वर्ल्ड टूर की, जो पहला आपका वर्ल्ड टूर था। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने प्लानिंग कर ली थी 86 के बाद में, हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ। हमारा जो वर्ल्ड टूर शुरू हुआ था दिल्ली से हुआ था स्टार्ट। इंडिया डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत मुश्किल होगा उस टाइम। बहुत मुश्किल था। मुझे भी याद है, वीजा लेने के लिए कम से कम एक कंट्री में 4 चक्कर लगते हैं। तो आपने तो बड़ी कंट्रीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ऐसा है कि 6 महीने का जो वीसा होता है वो यहाँ से हम लोग लेके गए थे। उसके बाद में सब्सिक्वेंट वीसा हमने वहीं पर लिए थे और उसमें मशक्कत बहुत करनी पड़ी, लेकिन वी वर एबल टू परसुएट द अथॉरिटीज दैट वी वर गिवन द वीसास। तो अल्टीमेटली हमारी जो जर्नी शुरू हुई थी वो इतनी शुरू दिल्ली से, और इंडिया गेट से हमारा फ्लैग ऑफ हुआ था और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के आए थे उसकी फ्लैग ऑफ करने। 1989 में नेहरू सेंटेनरी का ईयर था, तो उससे भी हमारा एसोसिएट हो गया था। तो हमारा दिल्ली से चालू करके हम लोग कलकत्ता गए थे साइकिल से। फिर उसके बाद जैसे आपको मालूम है कि उस वक्त बर्मा में अलाउ नहीं करते थे, तो फिर हमने कलकत्ता से फ्लाइट ली, बैंकॉक गए। फिर बैंकॉक से हम लोग पूरा साइकिलिंग करके सिंगापुर के बाद आगे हमने फ्लाइट लिया और हम लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में।
उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया का पूरा साइकिल के साथ किया। उसमें 1200 किलोमीटर वो एरिया है जहाँ पर कोई नहीं। ओके, उसके बाद हमने सिडनी से फिर हम लॉस एंजल्स फ्लाइट लिया और उसके बाद अमेरिका में हम लोग ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने पूरा नहीं अमेरिका हमने क्रॉस किया, राइट अप टू न्यूयॉर्क, और उसके बाद हम लोग कनाडा में घुसे। कनाडा से फिर हम लोग मॉन्ट्रियल तक गए, मॉन्ट्रियल से फिर हम लोग वापस जैसे अटलांटिक क्रॉस करने के लिए फ्लाइट लिया और उसके बाद इंग्लैंड में पूरा सर्कुलर सा, और उसके बाद हम लोग यूरोप में तो हमने पूरा जिग-जैग सारे कंट्री देख डाले एक्सेप्ट फॉर स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो हमारे रूट में नहीं था। हमारा प्लान था कि हम लोग फिर जैसे एशिया में एंटर करेंगे टर्की से, तो इराक, ईरान, पाकिस्तान में, लेकिन आपको मालूम है 1990 में सद्दाम हुसैन इराक में घुस गए थे, तो उस वजह से हमारी जर्नी वहाँ पर ब्रेक हो गई। तो इसलिए हमें फाइनली अथॉरिटीज ने हमें एडवाइस किया, तो हम लोग वापस बॉम्बे आए, लेकिन हमने कंप्लीट फिर बॉम्बे से स्टार्ट करके साइकिलिंग हमने वापस दिल्ली में। तो हमारा जो वर्ल्ड सर्कमफ्रेंस का हमारा जो प्रोजेक्ट था, एक एक्सपीडिशन था, वी वर एबल टू कंप्लीट इन 1 ईयर। अरे वाह, और कितनी कंट्रीज आप घूमे? उस टाइम में हम लोग 42 कंट्रीज घूमे थे, और लेकिन उसके बाद से एक बात बताइए, आप उस टाइम पे हमारे पास ये सब नहीं था, जो भी फैसिलिटी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं, तो आप कैसे मैनेज कर रहे थे? क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो बड़े यंग हैं, वो शायद इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि बिना जीपीएस, बिना मैप्स के आपने क्या क्या वहाँ पे किया होगा अपनी प्लानिंग के लिए, टूर को लेने से। प्लानिंग में ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को तैयार करना होता है फिजिकली, कि यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग टू डू दैट, कि मैं इतने दिन घर से जा सकता हूँ। उसके बाद आपको तैयार होना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट वाइज। आपकी एक साइकिल जो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है, क्योंकि आई कॉल इट लाइक इट इज बायोलॉजिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, और उसका वो बॉडी का पार्ट बन जाती है। वो आपका एक समझिए कि वो पाँव बन जाते हैं आपके घूमने के लिए, वो एक चीज है। और तैयारी करने के लिए अब तो इतनी इजीली फैसिलिटी है, गूगल पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उस टाइम में मैं पेपर मैप्स देखता था इंस्टिंक्ट, लेकिन उस टाइम में एक जो चीज बहुत अच्छी थी, जो फिजिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो बहुत ज्यादा अच्छी, टाइम लगता था लेकिन यानी कि 1 साल के टूर के लिए आपने जो है 2 साल की प्लानिंग की होगी। एब्सोल्युटली 86 से 89 तक 3 साल मुझे प्लानिंग करने में और उसको फाइनल एग्जीक्यूशन में लगे। बहुत बढ़िया। तो पहले आपने जब अपना फर्स्ट वर्ल्ड टूर लिया, तो फिर उसके बाद क्या क्या आपने कारनामे किए? देखिए, एक बार वर्ल्ड टूर लेने के बाद में क्या हुआ कि थोड़ा सा तो सही लगा था कि मैं पिनेकल ऑफ द साइकिलिंग की तरह, अभी वर्ल्ड के बाद में भी मेरा लिए क्या बात किया, तो उसके लिए थोड़ा दिन मैं दौड़ में रहा, कुछ साल 5-6 साल, लेकिन वो बोलते हैं कि एक साइकिलिंग का कीड़ा आ गया, वो अंदर रहा। तो फिर मैंने फिर दोबारा से एक बार साइकिल उठाई, फिर मैंने सोचा क्यों ना भारत भ्रमण किया जाए, और उसके बाद से मैं एवरी ईयर कम से कम 20 से 25 दिन साइकिलिंग के लिए निकालता हूँ, और एक एक करके मैंने सारे के सारे स्टेट्स वेरी इंटीरियर एरियाज में मैंने साइकिल से देखा। अब तुम जानकर मीन्स हैरानी होगी कि नॉर्थ ईस्ट जो बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन माना जाता है, मैंने पिछले साल अप्रैल मई में वो नॉर्थ ईस्ट की सारी 7 सिस्टर्स का मैंने देखा। इंटरमीडिएटरी मैं अभी कंट्रीज आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि मैं आई वाज एम्प्लॉयड, तो मेरे पास इतनी छुट्टियाँ नहीं होती थी। वर्ल्ड टूर के लिए तो मैंने मतलब कि विदाउट पे ले लिया, लेकिन वो कंटिन्यूसली किया जा सकता। तो अभी मैं एक महीने की एक कंट्री आइडेंटिफाई करता हूँ, और पिछले 7 सालों में मैंने डिफरेंट आइलैंड कंट्रीज किए, जैसे न्यूजीलैंड किया है, जापान किया है, ताइवान किया है, साउथ कोरिया किया है, और अभी मेरा जो अगला टारगेट है वो साउथ अमेरिका का। अरे वाह! तो ये बताइए कि आप डिसाइड कैसे करते हैं कि मैंने जो है कहाँ जाना है, क्या क्राइटेरिया कहते हैं किसी कंट्री को सिलेक्ट करने? उसमें ऐसा कि मैं पहले उसके बारे में पढ़ता हूँ, जो मेरी अभी तो गूगल पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि वहाँ पर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और वहाँ पर मेरे लिए क्या है, क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, एक उनके कल्चर में है। साइकिलिंग का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है? यू गेट कनेक्टेड टू द पीपल। आई हैव ड्यूरिंग माई जर्नी आई हैव स्टेड विद पीपल in their houses, I have stayed in temples, I have stayed in schools, I have stayed in police stations. So much so, thrice I have stayed at the railway station also because कोई accommodation। और इस तरह से जब मैं कंट्री साइड में जाता हूँ, लोगों के घरों में मिलता हूँ, तो मुझे उस कंट्री और उस सिटी के बारे में जानने का
बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। अभी पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं एक फॉरेस्ट में स्टकअप हो गया था, बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं एक नागा ट्राइबल के घर में रुका। और आपको एक जानकर हंसी आएगी कि जब मैं उसके पास रात को सोया, तो जब मैंने सुबह उठ के देखा तो मेरे बराबर में एक आधा कटा हुआ पिग भी रखा हुआ था। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम ए वेजिटेरियन पर्सन। अब मेरी हालत का मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे इतनी सारी कंट्रीज हैं जो आप किसी कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने साउथ अफ्रीका, कैसे आप उसको सिलेक्ट करते हैं? अभी तो इन्फॉर्मेशन तो उसके, अभी जैसे मैं पिछले 7 साल से आइलैंड कंट्रीज कर रहा था, क्योंकि जब मैंने कंटिन्यूस वर्ल्ड सीरीज चलती है, हाँ कंटिन्यूस कंट्रीज कर रहा था, ताकि मैंने यूरोप पूरा कर डाला। यूरोप मैंने 3 बार पूरा का पूरा कर लिया, तो अभी यूरोप में कुछ मेरे लिए बचा नहीं है इंटरेस्टिंग देखने के लिए। आइलैंड कंट्रीज में हम लोग साइकिल होपिंग करनी पड़ती है, मतलब कि आपको साइकिल वहाँ लेके जानी पड़ती है और उसके बाद वहाँ पर रुकना पड़ता है। तो आइलैंड कंट्रीज मेरे से मिस हो गए, तो मैंने अभी धीरे धीरे करके सारे आइलैंड कंट्रीज कर लिए। अभी इसी तरह से आइसलैंड, वो भी मेरे टारगेट थे। लेकिन उसके बाद में एक जो चीज़ होती है कि डिसाइड करने के लिए कि वहाँ पर उस वक्त कौन सा वेदर है। वेदर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है कि जैसे अभी साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बहुत होती है ड्यूरिंग अवर विंटर टाइम, तो उसी तरह से मैं यदि आइसलैंड यदि जाना चाहूँगा तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा। तो आप जो है, मैं यही समझ लेती हूँ कि आप जो है एक पंछी की तरह, माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह, तो जब आपको जो है जाना होता है तो बिल्कुल एक पंछी बन के, एक पक्षी बन के आप जो है उस कंट्री में पहुँच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। महेंद्र, आप जब ये सब टूर्स पे जाते हैं तो आपके साथ कौन होते हैं? मैं जब टूर प्लान करता हूँ तो वो मेरी इमेजिनेशन के बाद होता है कि मेरे को यहाँ जाना है। उसके बाद मैं अपने दोस्तों से जो मेरे साथ प्रो साइकिलिस्ट हैं उनको पूछता हूँ, कोई आना चाहे तो आ जाए, वरना मैं नॉर्मली अकेला ही निकल जाता हूँ। अकेले जाते हैं? अकेला, बिल्कुल एकदम सोलो साइकिलिंग किया है मैंने। लास्ट के जो जितने भी 6 ट्रिप्स हैं वो तो मैंने बिल्कुल 100% सोलो किया है, क्योंकि क्या है, लोगों के पास समय की कमी है, अपने अपने एंगेजमेंट के बीच में, तो मैं अकेला करता हूँ। तो साइकिलिंग करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? साइकिलिंग करने के लिए सबसे पहले तो वो एक स्ट्रॉन्ग माइंड, एक डिजायर, उसके बाद एक बार आपके पास डिजायर है तो आप कर सकते हैं। तो आपके पास साइकिल कौन सी है? मेरे पास प्रेजेंटली मेरे पास 2 साइकिल्स है। एक फोल्डिंग साइकिल है ब्रॉम्पटन करके, जो इंग्लैंड में बनती है, हैंडमेड होती है, और जो दूसरी रेगुलर साइकिल है वो मेरी स्पेशलाइज्ड साइरस स्पोर्ट्स है, इट्स एन अमेरिकन में। तो स्टडी साइकिल का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब ये साइकिल चलाते हैं हम लोग ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर रिपेयर्स वगैरह पॉसिबल नहीं, इसलिए उस मशीन का थोड़ा अच्छा होना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैंने अपने टाइम में, लाइक मैं इतने 40 साल से साइकिल कर रहा हूँ, पुराने टाइम में मेरे हमारे पास बहुत ही फ्रूगाइल साइकिल हुआ करती थी, जिसको रिपेयर करने में हमको काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन आजकल साइकिल अच्छी बन गया। तो ये बताइए कि जैसे मेरे जो व्यूअर्स हैं इसमें बहुत सारे यंग लोग हैं, और आजकल वैसे तो काफ़ी साइकिलिंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर इन सब लोगों को कहीं ट्रिप लेना हो या कहीं बाहर जाना हो, जैसे आप कर रहे हैं और इंस्पायर्ड हो रहे हो आपसे, तो आप बताइए उन्हें क्या करना होगा? देखिए, बिगिनर्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि यदि आप हिंदुस्तान से बाहर जाए साइकिलिंग पे टूर करना चाहते हैं, सबसे पहले यदि आप टूर करना चाहते हैं तो आजकल बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज है सब पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। मैं तो ये बोलूँगा यदि कोई हिंदुस्तान से पहली बार साइकिलिंग करना चाहता है तो वो साउथ कोरिया चला जाए, आउटस्टैंडिंग फॉर फैसिलिटीज़, वो ताइवान चला जाए, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जापान चला जाए, और इसके अलावा नीदरलैंड्स, डेनमार्क, तो दे आर द नोन प्लेसेस फॉर द साइकिलिंग। ये इजी साइकिलिंग के लिए कंट्रीज है कि आप फर्स्ट टाइमर आदमी जा करके वहाँ पर कंफर्टेबली साइकिलिंग कर सकता है। तो आपके कुछ अच्छे, कोई बुरे, कोई गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस होंगे? वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं नहीं बोलूँगा, दीज आर ऑल एक्सपीरियंसेस। सो फार मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस कोई नहीं हुआ है, सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ही इमोशनल और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। दुनिया बहुत सुंदर है और लोग बहुत खूबसूरत हैं। बहुत बढ़िया। तो लोगों के बारे में बताइए, क्योंकि आप तो ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं और जाते भी रूरल एरिया में है, इंटीरियर्स पे जाते हैं, कंट्री साइड पे जाते हैं, और कभी कोई आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो? देखिए, जब हम लोग कंट्री साइड में जाते हैं हमारे से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि क्या हर एक कंट्री की एक अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है, उनके डिफरेंट शिष्टाचार हैं। तो हम जब जाते हैं वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही लैंग्वेज बाकी रह जाती है, वो हो जाती है साइन लैंग्वेज, इशारे की जबान। और इशारे की जबान पूरी दुनिया में, दुनिया जान। पूरे
बहुत बढ़िया। तो महेंद्र, आपने अभी कितनी कंट्रीज जो हैं वो घूम ली ऑल टुगेदर 40 साल में? 40 साल में अभी तक मैंने 63 कंट्रीज में अभी तक घूम चुका हूँ साइकिल पे, और मेरा टारगेट 100 करने का है। अरे वाह 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 वाह, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और ये बताइए कि ये जो हमारे अभी व्यूअर्स हैं और यंगस्टर्स हैं, ये सब लोग जो है साइकिलिंग करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैसेज देखिए, मैंने एक बहुत पहले एक ट्रेवलॉग में पढ़ा था, जब मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, सैर कर दुनिया की काफी, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी फिर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। क्या बात है, क्या बात है। इस चीज आप अभी भी जवान है। मैं अभी भी जवान हूँ। साइकिलिंग आपको हमेशा जवान रखेगी। ओके, और जहाँ तक घूमने की है, आप बिना बेखौफ साइकिल पे निकल जाइए। आप कनेक्टेड रहते हैं, आप 360 डिग्रीज का आपको व्यू अवेलेबल है, सोसाइटी का, दुनिया का, फॉरेस्ट का, रिवर का, हर चीज आपको इस तरह से अवेलेबल है। वो जो खो ट्रिप है उससे कितना डिफरेंस है, जो टच एंड गो है? बहुत ज्यादा। क्योंकि क्या, खो ट्रिप में गया मैं, मेरा एक पेट सेंटेंस है, मैं जब भी कभी बात करता हूँ, ये है कि आपका व्यू इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द व्हीकल। यदि आप चलते हैं तो आपको पूरा का पूरा 360 साइड ऊपर नीचे सब दिखता है। साइकिल पर चलते हैं तो आपको सराउंडिंग वगैरह दिखता है, ऊपर का नहीं दिखता है। मोटरसाइकिल पे बैठेंगे तो व्यू नैरो होता जाता है, कार में बैठेंगे सिर्फ 2 फुट की विंडो रह जाती है, और एयरप्लेन में बैठेंगे तो फिर आधा फुट की विंडो। और उसमें क्या होता है कि आप एक सिटी से ए से बी पॉइंट तक जाते हैं, और बीच में जो मेन जो चीज है किसी भी कंट्री की जो लाइफ है वो हम मिस आउट करते हैं। तो ये बताइए कि आपने इतना घूमा, इतनी कंट्रीज, इतनी कल्चर, इतने लोगों को मिले, तो क्या कोई आपने अपने अंदर में तब्दीली देखी? यस, पर्सनालिटी में सबसे बड़ा क्या होता है कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी एंड रेडी टू फेस एनी इवेंचुअलिटी पॉजिटिवली। क्योंकि आप जब एक बार सपोज करिए कि आप सोलो साइकिलिंग कर रहे हैं, आप अकेले हैं, बीमार भी होते हैं, तो आपको उसमें लड़ने की ताकत आती है, वो आपके एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी। इसी तरह से क्या होता है कि जैसे लोग आपको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। आप जैसे मैं इराक में चला गया तो पहले बोलते हैं कि वो दुश्मन है, बट ऐसा दुश्मन नहीं है, तो लोग बहुत सुंदर लोग हैं। तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स एट पार, वो एक हौसला है। तो बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि आज का जो हमारा यूट्यूब है ये बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाला है, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स आपको देखकर बहुत ही खुश हुए होंगे। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज विश्व पितामह साइकिलिस्ट जो है हमारे साथ आया, तो जरा आप मेरे व्यूअर्स को कहिएगा कि सब्सक्राइब करें। मैंने एक छोटी सी बेबी जो हमारी एंजल है उसका भी है, लेकिन आज हमारे विश्व पितामह जी भी है, तो प्लीज सबको बोलिएगा कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और बिल्कुल, इनका चैनल बहुत अच्छा है, और आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और शेयर बहुत बड़ा वर्च्यू है, क्योंकि क्या है कि इन एक्सपीरियंसेस से ही आप इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, और इट इज अ गुड एक्सपोजर टू योरसेल्फ एज वेल। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू महेंद्र, थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा बहुत सा प्यार। साइकिल हर व्यक्ति के बचपन की मस्ती है, और इनकी भी रही। वो साइकिल पर बार बार घंटी बजाकर इधर उधर भागना, अपनी साइकिल के साथ एक भोला सा प्यार इन्हें भी हो गया था। उसे ही मान लिया था इन्होंने अपना पक्का यार। वैसे उस समय उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि वो मीलों का सफ़र अराउंड द वर्ल्ड साइकिल पर सवार होकर दुनिया को नज़दीक से देखेंगे। जितनी भी दिक्कतें आई, मन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अनजाने सफ़र में, जंगलों में अकेले सफ़र करना इनके लिए एक आम बात है। इनकी सोच है कि दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई सल्यूशन नहीं है। ऐसे हैं हमारे महेंद्र कुमार। मन में उत्साह, होश के साथ जोश। ऐसे विशेष व्यक्ति की मंजिलें बिना कभी दूर नहीं होती। ये जांबाज अभी थके नहीं, रुके नहीं। मंजिलें और भी है मेरे भाई, मीलों का सफ़र बाकी है। हाय दोस्तों, तुमने मेरी चटपटी चाची का वीडियो सब्सक्राइब किया कि नहीं? मैं भी शेयर कर रही हूँ, आप भी करो ना शेयर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल बजाइए।